एबीपी 24 इस वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, नया वर्ष कोरोना महामारी के इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर सारी जरूरी तैयारियां चल रही हैं। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने पहले कहा था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब हमारा नया मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई एक अज्ञात दुश्मन के खिलाफ लड़ाई की तरह है। इसकी अफवाह को लेकर सावधान रहे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अफवाह को फॉरवर्ड न करें। पिछले 6 वर्षों में MBBS में 31,000 सीटें जोड़ी गई हैं और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हम भारत में चिकित्सीय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के बाद स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार किया जाएगा। हम जहां गरीब के इलाज होने वाले खर्च को कम किया है, वहीं डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने में भी काम किया है। सस्ती दवाओं की वजह से गरीब हर साल 3,600 करोड़ रुपए के खर्च से बच रहे हैं। 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, हर दिशा में विनाश था, लेकिन 2021 नई आशा लेकर आ रहा है। मुश्किल भरे इस साल में हमें एकजुट होना सिखाया है। मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना भारत ने प्रभावी ढंग से किया है। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतर रहा है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, अब संक्रमण के मामलों में भी भारत लगातार नीचे आ रहा है। भारत ने एकजुट होकर सही समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है भारत इस समय बहुत बेहतर स्थिति में खड़ा है। करीब 1 करोड़ लोगों ने इस महामारी से लड़कर जीत चुके हैं। इसलिए साल के अंतिम दिन भारत के लाखों डॉक्टर, सफाई कर्मियों, हेल्थ वॉरियर्स, दवा की दुकानों में काम करने वाले और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को याद करना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ पर इन लोगों ने चलकर देश के प्रति अपना जीवन देने वाले लोगों को मैं सादर नमन करता हूं। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन अपने चरम पर है। किसानों को दिल्ली सीमा पर धरना देते हुए 1 महीने के ऊपर हो गया है। कड़ाके की ठंड में भी किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल वार्ता हुई थी, जिसमें कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। 4 मुद्दों पर किसान संगठनों के 2 प्रमुख मसलों पर सरकार ने सहमति जताई है। सरकार ने इन मांगों को मान लिया है। बाकी 2 मांगों पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को बैठक बुलाई गई है, जिसमें से 2 मांगों का भी हल निकाले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, किसानों की आशंकाओं पर समाधान सरकार अवश्य करेगी और इसका समाधान तभी होगा जब दोनों पक्ष के बीच वार्ता होगी। बैठक से बाहर आते वक्त कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की 2 प्रमुख मांगों पर सरकार ने रजामंदी दे दी है। इसमें पहली पर्यावरण संबंधी अध्यादेश है, जिसमें किसानों की पराली जलाए जाने का जिक्र किया गया है, जिस पर किसानों की मांग थी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही वाले प्रावधान को निरस्त कर दिया जाए। दूसरी बिजली बिल संशोधन विधेयक को लेकर थी, हालांकि ये विधेयक संसद में पेश नहीं किया गया है। किसान नेताओं की आशंका थी कि ये कानून लागू होने से उनका नुकसान हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने सिंचाई के लिए जो सब्सिडी राज्य देते हैं वैसे ही चलती रहेगी, इसकी मांग की थी। सरकार ने ये दूसरी मांग भी मान ली है। बैठक के समय सरकार ने किसान नेताओं से कृषि कानून के बारे में कहा, ये प्रक्रिया 2.5 दशक से चलती आ रही है, इन्हें हटाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके लिए विशेष समिति का गठन किया जा सकता है। ये कमेटी कानून की अच्छाइयों और खामियों की रिपोर्ट तैयार करेगी। इस प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रक्रिया संवैधानिक है। MSP पर सरकार लिखित में आश्वासन देने को भी तैयार हो गई है। सरकार की तरफ से इन मांगों के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ इस समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। किसान संगठनों के साथ सरकार के 6ठे दौर की वार्ता की सफलता को देखकर किसानों को कुछ हद तक राहत प्राप्त हुई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 बार जीत दर्ज करने के बाद अब भारत के अन्य राज्यों में अपनी पार्टी की सत्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने भारत के विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में भी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने पर काम प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए हो रही तैयारियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात के लोग भाजपा सरकार से परेशान हो गए हैं। कांग्रेस की सत्ता तो खत्म हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कराए जा रहे कार्यों से गुजरात के लोग बेहद ही प्रभावित हुए हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग बड़ी उम्मीद से आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ऐलान किया, आम आदमी पार्टी गुजरात में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव 2021 में जनता का पक्ष बनकर उतरेगी और दुगनी ताकत से विधानसभा 2022 के चुनाव में लड़ेगी। भारत में कोरोना की नई स्ट्रेन के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को पत्र लिखकर नए वर्ष पर होने वाले जश्न में भीड़ को नियंत्रण में करने की अपील की। राज्यों से इस दौरान कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, अगर इस समय थोड़ी सी भी ढील दी गई तो संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो सकती है। भीड़ में कोई सुपर स्प्रेडर भी हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में 31 दिसंबर की रात से रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये कर्फ्यू 2 जनवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। केरल के प्रमुख सचिव डॉक्टर ए जय तिलक द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में 31 दिसंबर को भी समारोह 10 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। नए वर्ष के जश्न के दौरान जश्न मनाने वाले लोगों को मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाना और सैनिटाइजेशन आवश्यक है। इन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। कर्नाटक में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। ये कर्फ्यू 1 जनवरी तक लागू रहेगा। तमिलनाडु में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन बीच, क्लब, रेस्टोरेंट आदि में पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में कोई रात्रि कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। 1 जनवरी के बाद कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार क्लब, बीच और रेस्टोरेंट आदि खुल सकते हैं। अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर होने वाले कार्यक्रमों में कोरोना महामारी के मद्देनजर बदलाव किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परेड में मार्चिंग दस्तों की संख्या में भी कमी रहेगी। इसके साथ परेड की दूरी भी कम होगी। हर वर्ष परेड को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते थे, पर इस बार दर्शकों की संख्या में भी कटौती की गई है। इस बार दर्शकों की संख्या 25,000 तक ही सीमित रहेगी। नवंबर से करीब 2000 सैनिक गणतंत्र दिवस और सेना दिवस के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन सैनिकों को सेफ बबल में रखा गया है। ये सेफ बबल कैंट एरिया में बनाया गया है। इस बार परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ियों के आकार में भी कमी की गई है। एक टुकड़ी में वैसे तो 144 कर्मी रहते हैं, इस बार सिर्फ 96 सदस्यों को ही अनुमति दी गई है। परेड चौक से शुरू होकर लाल किला तक जाने की बजाय नेशनल स्टेडियम तक ही सीमित रहेगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उपस्थित रहेंगे। समारोह में 15 साल से कम बच्चों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रभावित इलाकों जैसे इंदिरानगर, अलीगंज, आलमबाग, आशियाना आदि में घेराबंदी के साथ इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से प्रदूषण जांच के लिए कीमत ज्यादा देनी होगी। पहले 2 पहिया वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए 30 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब 50 रुपए देने होंगे। परिवहन विभाग ने लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदूषण जांच केंद्र की संख्या में भी इजाफा किया है, ताकि वाहन प्रदूषण जांच करवाने में किसी प्रकार की मुश्किल का सामना लोगों को न करना पड़े। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी में 448 प्रदूषण केंद्र थे। अब पूरे प्रदेश में 1600 प्रदूषण केंद्र मौजूद हैं। ऐसे में प्रदेश भर में
वाहनों की संख्या में भी वृद्धि आई है। प्रदेश में वाहनों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। केरल में कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र में केरल के मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही कृषि कानूनों पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद भाजपा के नेता ने इसका विरोध किया। केरल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, इस समय भारत की स्थिति स्पष्ट कहती है कि ये आंदोलन जारी रहा तो केरल को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हुई तो केरल में भुखमरी भी आने की आशंका है। इस प्रस्ताव में कहा गया, देश इस समय मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है और आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा होना राज्य का कर्तव्य है और मौसम के बदलते हुए मिजाज को देखते हुए ये साफ है कि आंदोलन खराब मौसम में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, तीनों कानून केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों की मदद करेंगे, जिसके विरोध में भाजपा विधायक ओ राजगोपाल ने कहा, इस तरह के कृषि कानूनों का वादा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। इस तरह के कानून लाने की मांग की गई थी। अब दोनों ही दल इसका विरोध करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,821 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। तो वहीं 299 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है, जिससे इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,48,738 हो गया है। 26,139 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 98 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,57,656 है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय रेल ने एक नई डिजाइन विस्टाडोम पर्यटक डिब्बों का सफल स्पीड परीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने कोच फैक्ट्री ICS द्वारा निर्मित विस्टाडोम डिब्बों की सराहना करते हुए कहा, इनसे मिलने वाली आरामदायक व्यवस्था से यात्रा करने वालों के लिए यात्रा यादगार हो जाएगी। कोच ने 180 किलोमीटर प्रति घंटा दोलन परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। रेल मंत्री ने ट्वीट के जरिए देश को इन डिब्बों से अवगत कराया। मंत्रालय ने कहा, इसका मकसद लोगों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा देना है। इसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियंत्रित किए जाने वाली कांच की छत भी बनाई गई है। पर्यटन हर प्रकार के नज़ारों का लुत्फ उठा सकेंगे। हर कोच में 44 पर्यटकों के बैठने की सुविधा बनाई गई है। ये कुर्सियां 108 डिग्री तक घूम सकती हैं। ये डिब्बे जिन स्थानों के लिए निर्धारित हैं उनमें शिमला, दार्जिलिंग, कश्मीर घाटी, कालका, कांगड़ा घाटी, दादर, मड़गांव आदि शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति ने रूस और भारत के बीच संबंधों को लेकर कहा, आने वाले वर्ष में दोनों ही देशों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग और बढ़ेगा। दोनों ही देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने क्रिसमस एवं नववर्ष की शुभकामनाओं के संदेश में कहा, दोनों ही देश रणनीतिक साझेदारी के संबंधों से जुड़े हुए हैं और इस महामारी के समय दोनों ही देश डटकर खड़े रहे हैं और इस महामारी का सामना किया है। महामारी के साथ इस वर्ष आई हुई समस्याओं के बावजूद दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर विश्वास नहीं खोया और उस विश्वास के साथ प्रगति की ओर बढ़े हैं। क्रेमलिन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, रूस के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, दोनों ही देश एक व्यापक रणनीति संवाद बनाए रखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं का वादा करते हैं। इससे पहले रूस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था, वो क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई महत्वता का पूर्ण समर्थन करता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण को भी समझता है। अगले वर्ष उठाए जाने वाले संबंधों पर जानकारी देते हुए रूस के राजदूत ने कहा, दोनों ही देश करीबी मित्र हैं और अच्छे साझेदार भी हैं। आने वाले वर्ष में द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती लाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।